सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषताएं, इनके बारे में चर्चा की और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा, संयुक्त परिवार के प्रकार, इन सब बिंदुओं पर हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त परिवार के प्रकार या संयुक्त परिवार के जो लाभ, समाज के लिए किस प्रकार से संयुक्त परिवार लाभदायक हुआ, इन पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहला है शासन संबंधी। भारतीय गांवों का सामाजिक संगठन जटिल नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता करता है। इस प्रकार से कर्ता परिवार का शासक है, कर्ता का परिवार पर एकाधिकार होता है और परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये सबसे पहला कार्य है जो संयुक्त परिवार के द्वारा समाज में किया जाता है। इस प्रकार से क्योंकि कर्ता का जो महत्वपूर्ण दायित्व है वह परिवार को नियंत्रित करना होता है, तो जब सभी परिवार आपस में कर्ता के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं तो समाज अपने आप ही नियंत्रित पाया जाता है। ये सबसे पहला कार्य था संयुक्त परिवार के द्वारा जो संपन्न किया जाता है। दूसरा है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार के अपने कुल देवी या देवता होते हैं, उसके गुरु अथवा पुरोहित होते हैं और सभी सदस्यों का उसमें अगाध विश्वास होता है। धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति तथा त्योहारों व धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्यों का सम्मिलन होता है और इसमें जो पूजा और उपासना की जाती है उसका जो ज्ञान है वह हमें संयुक्त परिवार के द्वारा ही मिलता है। तीसरा कार्य है मार्गदर्शन। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। तो जो ये व्यक्ति होता है वो युवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी होता है। वो अपने अनुभवों के आधार पर आगे आने वाली पीढ़ी को निर्देशित करता है। विकट परिस्थितियों में जब युवा सदस्य अपना धैर्य खो देते हैं तो ये जो अनुभवी व्यक्ति हैं, ये अनुभवी व्यक्ति एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रकार ये है मनोरंजन। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण मनोरंजन की सस्ती व पर्याप्त संयुक्त परिवार है वह मनोरंजन की सस्ती और पर्याप्त स्थली है क्योंकि अनेक विशेषताओं को लेते हुए सभी व्यक्ति इस परिवार में रहते हैं। सारे समय परिवार में मनोरंजन का वातावरण व चहल पहल बना रहता है क्योंकि कई संबंध इसमें पाए जाते हैं। तो देवर भाभी की हंसी मजाक, ननद भौजाई की नोक झोंक, बच्चों की किलकारियाँ, देवरानी जिठानी के प्रतिस्पर्धात्मक झगड़े, ये सब मनोरंजन का एक वातावरण प्रस्तुत करते हैं। अगला इसका लाभ या प्रकार यह है बच्चों के पालन पोषण में योगदान। संयुक्त परिवार के लालन पालन हेतु एक उचित स्थान है जिसमें वयोवृद्ध स्त्री पुरुष बच्चों की देखरेख में सहयोग प्रदान करते हैं। उनके द्वारा समाजीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। सद्गुण, सेवा, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परोपकार, ये सारी भावनाएं हैं जो बच्चा एक संयुक्त परिवार से आसानी से सीख लेता है। नेक्स्ट है धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है और सामान्य कोष में से ही सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाता है। कर्ता के नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक खर्चों से हम बच जाते हैं। अगला है संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में चूंकि सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं इसलिए वहाँ संपत्ति के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार संयुक्त संपत्ति का उपयोग व्यापार अथवा किसी धंधे में कर संपत्ति में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। प्रथम होता है यौन के आधार पर और दूसरा होता है आयु के आधार पर। परिवार में इस पुरुषों पर बाह्य कार्य एवं परिवार की स्त्रियों पर जो परिवार के आंतरिक कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। नेक्स्ट है संकट का बीमा।
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख के साथ दुख भी पाए जाते हैं। ये दुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई भी दुर्घटना, बीमारी, शारीरिक अथवा मानसिक अस्वस्थता, नौकरी छूट जाना आदि। ये सारी समस्याएं हैं जो मानव के सामने आती हैं, और इन सभी अवस्थाओं में संयुक्त परिवार एक सहारे के रूप में कार्य करता है और यथासंभव जो जितने भी उसके सदस्य होते हैं उन सारे सदस्यों को वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके चिंता से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार में ही वह प्रेरक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो व्यक्ति को प्राचीन प्रथाओं एवं परंपराओं, रूढ़ियों तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे हैं, इसलिए इन्होंने इन सांस्कृतिक विशेषताओं को ज्यों का त्यों भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर संस्कृति की स्थिरता को बनाए रखने में अपना विशेष योगदान दिया है। प्राचीन संस्कृति से रूबरू कराने के लिए आने वाली पीढ़ी को अगर प्राचीन संस्कृति के बारे में जानना है तो उसके लिए उसका संयुक्त परिवार में रहना अनिवार्य है। वहीं से उसे प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम। संयुक्त परिवार की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति में स्वतः ही त्याग, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना वो धीरे धीरे करके सीखता चला जाता है। इन भावनाओं के कारण राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। संयुक्त परिवार में रहकर कुछ सदस्य अपना जीवन देश सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से वे पारिवारिक जो उत्तरदायित्व होते हैं उन उत्तरदायित्वों से मुक्त होते हैं और आसानी से वे सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, समाज सेवा और देश सेवा के कार्य में अपने आप को लगा देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब वर और वधू आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त परिवार अनाथ बच्चे, वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं या विधवा और परित्यक्ता, इन सबको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो संकटकालीन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों की देखरेख व भरण पोषण का कार्य संयुक्त परिवार का नैतिक उत्तरदायित्व है। ये कुछ कार्य हैं जो संयुक्त परिवार के द्वारा समाज में किए जाते हैं। इन सारे कार्यों के कारण संयुक्त परिवार प्रारंभ से ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार से लाभदायी रहा है। अब आगे हम चर्चा करें तो संयुक्त परिवार की जो समस्याएं हैं या संयुक्त परिवार में जो दोष पाए जाते हैं उनके बारे में। और इसमें सबसे पहला बिंदु है अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे वह व्यक्ति काम कर रहा है अथवा नहीं। उसका भरण पोषण और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी दशा में बेकार व्यक्ति कोई कार्य करने को आतुर अथवा उत्सुक नहीं होता। यहाँ परिश्रम करने वाले व्यक्ति को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए वह अपने कार्य के प्रति उदासीन होने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी कार्यकुशलता का ह्रास होता चला जाता है। दूसरा बिंदु है हमारा व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य व अकर्मण्य आदि सभी व्यक्तियों के साथ समान प्रकार से व्यवहार होता है। परिवार के जो वयोवृद्ध व्यक्तियों होते हैं उनका कठोर नियंत्रण व अनुशासन के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और न ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में स्त्री एक दासी के समान होती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखभाल करने और अन्य सदस्यों की सेवा में ही व्यतीत होता है। उसे मनोरंजन का साधन समझा जाता है। सास एवं ननद के उल्हाने, गालियाँ एवं प्रताड़ना इन सब का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा और जो बाहर का जगत होता है उस जगत से स्त्रियों का कोई नाता नहीं रह जाता। नेक्स्ट बिंदु है कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में बच्चे, संपत्ति और स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होते रहते हैं। इससे परिवार की शांति खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट है अधिक संतानोत्पत्ति। संयुक्त परिवार में न तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वावलंबी होना आवश्यक है और न ही किसी को अपने भरण पोषण हेतु चिंता करने की आवश्यकता है।
संयुक्त परिवार अपने प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है, इसलिए व्यक्ति अपने धार्मिक विधि विधानों की पूर्ति करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति की लालसा के लिए, पुत्र प्राप्ति की कामना में कई पुत्रियों को जन्म दे देता है और इस प्रकार संतानों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है, जिसका भार संयुक्त परिवार पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कुशलता में बाधक। संयुक्त परिवार में कर्मण्य व्यक्तियों का शोषण तथा अकर्मण्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, इसलिए कमाना वाला जो व्यक्ति होता है वह अधिक भार तथा उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है। गतिशीलता में बाधक, ये अगला बिंदु है। व्यक्ति की परिवार के प्रति गहन आसक्ति होती है। व्यक्ति के मन में यह धारणा होती है कि आँख से दूर हुए तो दिल से भी दूर हुए, इसलिए कोई भी व्यक्ति परिवार से बाहर अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर नौकरी या व्यवसाय करना पसंद नहीं करता। इस प्रकार से संयुक्त परिवार गतिशीलता में बाधक माना जाता है। नेक्स्ट है गोपनीय स्थान का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों का जमघट देखकर एक छोटे मोटे मेले का आभास होता है। यहाँ पर शांति और एकांत का नितांत अभाव पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ जो विवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देता है। वैसे भी अपने बुजुर्गों के सामने पति पत्नी का वार्तालाप और अपने बच्चों से अधिक बातचीत करना, उन्हें स्नेह करना बड़ों की मान मर्यादा व परिवार के आदर्शों के विरुद्ध समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होने की अपेक्षा अजनबी अधिक होते हैं। ये गोपनीय स्थान का अभाव वाला बिंदु है जो संयुक्त परिवार के दोष के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का पोषक। संयुक्त परिवार अनेक रूढ़िवादी परंपराओं तथा अनुपयोगी धार्मिक कर्मकांडों की स्थली रहा है। संयुक्त परिवार के माध्यम से कई समाजव्यापी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा, ये सब समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं। इन सब समस्याओं ने संयुक्त परिवार जो है उसने एक नई विचारधारा व प्रगति को हतोत्साहित कर जो ये समस्याएं हैं ये समाज में यथावत बनाए रखने में संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि संयुक्त परिवार किस में जो समस्याएं हैं या संयुक्त परिवार में जो दोष हैं वो उसमें पाए जाते हैं और समाज के लिए यह बाधक होता है। संयुक्त परिवार के लाभ या गुण, दोष या सीमाएं, इन सब पर चर्चा करने के बाद आगे हम चर्चा करते हैं संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, जिन कारणों ने संयुक्त परिवार को विघटित किया है और अब जो व्यक्ति है वह संयुक्त परिवार से धीरे धीरे करके दूर होता चला जा रहा है। इसमें सबसे पहला बिंदु है औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति से भारतीय समाज को परिचित कराने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा, इसने संयुक्त परिवारों को तोड़ा। जब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ और उसके स्थान पर कारखाना प्रणाली अस्तित्व में आई तो ग्रामीण उद्योगों में लगे लोग धीरे धीरे काम की खोज में औद्योगिक केंद्रों की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार ग्रामीण संयुक्त परिवार का बना रहना संभव नहीं था। एक महत्वपूर्ण कारण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आया, इसमें स्त्रियों द्वारा नौकरी करने पर उनमें आत्मनिर्भरता एवं जागरूकता आई। वे संयुक्त परिवार के शोषणकारी एवं दमघोटू वातावरण से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह करने लगी एवं एकांकी परिवार की स्थापना के लिए जोर देने लगी। ये परिणाम था जो संयुक्त परिवार में परिवर्तन आया, उसमें सबसे पहला बिंदु औद्योगिकरण। दूसरा है नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने शहरों को जन्म दिया। धीरे धीरे महानगर बने और नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आई। नगर में विभिन्न विचारधारा, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्थिति ये हो गई कि जो नवीनता प्रिय या व्यक्तिवादी, भौतिकवादी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति विश्वास करने लगे और विश्वास के परिणाम स्वरूप वो एकाकी परिवार बनाकर रहने लग गए थे, क्योंकि व्यक्ति शहरों में व्यवसाय के बाहुल्य के कारण भी ग्रामीण जीवन अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर व्यवसाय की खोज में आ जाते थे।
और यहाँ वे सामान्यतः अकेले या पति या अपनी पत्नी या अपने बच्चों के साथ छोटे मोटे परिवारों में रहने लगे थे। ये नगरीकरण के कारण भी संयुक्त परिवार धीरे धीरे करके विघटित होने लगे या संयुक्त परिवारों में हमें परिवर्तन देखने को मिला। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण भारतीयों का पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा से परिचय हुआ। उनके दर्शन और सामाजिक मूल्यों को भारतीयों ने भी अपनाया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद एवं अस्तित्ववाद, ये सब कारण थे जिन्होंने भारतीय जो सामाजिक संस्थाएं थी उनको प्रभावित किया, और उसी सब प्रभावों के कारण ही धीरे धीरे करके जो संयुक्त परिवार थे वो भी टूटने लगे। नेक्स्ट बिंदु है कानूनों का प्रभाव। कई कानून इस तरीके से बन गए जिन कानूनों के कारण भी संयुक्त परिवारों में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। 1930 में एक कानून बना जिसे बुद्धि लब्धि अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया गया। इसी प्रकार 1939 में हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम बना। इसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों को भी स्वीकार किया। ये कुछ कानून थे जिन कानूनों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके संयुक्त परिवारों में हमें परिवर्तन देखने को मिले। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने पुत्रियों एवं स्त्रियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया। इसी प्रकार 1961 का जो दहेज निरोधक अधिनियम था, इस अधिनियम ने परिवार के कर्ता की निरंकुशता को कम कर दिया। तो ये कुछ अधिनियम थे जिन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार धीरे धीरे करके परिवर्तित होने लगे। अगला बिंदु है पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में आए दिन संपत्ति, बच्चे एवं स्त्रियों को लेकर झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति संयुक्त परिवार छोड़कर सुख एवं शांति के लिए एकाकी परिवार में रहने लगे। नेक्स्ट है परिवार के कार्यों का घटना। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों का स्थान अन्य संघ और संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है, इसलिए संयुक्त परिवार की जो उपयोगिता है वह घट गई है। जैसे शिक्षा का कार्य अब शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। परिवार के मनोरंजन का कार्य व्यापारीकृत मनोरंजक संस्था, क्लब और सिनेमा घरों ने ले लिया है। कपड़े धोने का कार्य लॉन्ड्रियों द्वारा किया जाने लगा है। अनाज कूटने और पीसने का कार्य फ्लोर मिलों द्वारा किया जाने लगा है। तो ये कुछ कार्य थे जो पहले केवल संयुक्त परिवार के द्वारा किए जाते थे। इनके स्थान पर अब नई नई संस्थाएं समाज में जन्म लेने लगी हैं और संयुक्त परिवार का जो महत्व था उसको धीरे धीरे घटा दिया गया। नेक्स्ट है महिला आंदोलन। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनमें जागृति आई। वे संयुक्त परिवार के शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करने लगी। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया और इसके बाद वे संयुक्त परिवार के बजाय एकाकी परिवार की पक्षधर बन गई। स्त्रियों की इस नवीन प्रवृत्ति के कारण भी संयुक्त परिवार विघटित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है यातायात एवं संचार के साधन। संचार एवं यातायात के नवीन साधनों ने लोगों में गतिशीलता पैदा की। प्राचीन समय में इन साधनों के अभाव में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना एक कठिन कार्य था और इसीलिए लोग एक ही स्थान पर संयुक्त परिवार में रहते थे। अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा। कुछ समय पहले तक बीमारी, बुढ़ापा एवं संकट के समय संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करता था, किंतु वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, खान प्रसूति लाभ कानून, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः गांवों में ही नहीं शहरों में भी संयुक्त परिवार की उपयोगिता धीरे धीरे करके घटती चली गई। नेक्स्ट बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा है। जब गांवों में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया तो लोग काम की तलाश में परिवार एवं गांव को छोड़कर बाहर जाने लगे। इससे भी धीरे धीरे करके संयुक्त परिवार का विघटन हुआ।
तो ये कुछ बिंदु हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से संयुक्त परिवारों में परिवर्तन आया और किस प्रकार से संयुक्त परिवार धीरे धीरे करके समाज से कम होते चले जा रहे हैं और एकाकी परिवारों का समाज में अस्तित्व बढ़ता चला जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।